हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बच्चों? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इस पार्ट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे कि किसी चालक तार को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे संबंधित फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला, यानी उस पर जो प्रभाव होता है, यानी उस पर जो बल आरोपित होता है, उस बल से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब किसी कुंडली को किसी तार को, मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल इक्वल पोल है, और इसके बीच में कोई तार को रख दिया गया है जिसमें करंट को फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस तार पर जैसे ही धारा प्रवाहित की जाएगी, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है। ठीक है, ये बल F इस पर आरोपित होने लगता है जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक तार को रखेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उस तार पर एक बल आरोपित होगा। ठीक है, अब इस बल की दिशा को जानने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। अब देखिए, अगर आप अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच का एंगल देखो तो ये 90 डिग्री है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो भी 90 डिग्री है, और अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के, ये मिडिल फिंगर के बीच का एंगल अगर आप देखिए तो भी 90 डिग्री है। दिख रहा है ना सामने से? तो इस तरह से तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो जब उन्होंने कहा कि यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो, दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के लंबवत कार्य करेगा, यानी परपेंडिकुलर कार्य करेगा। ठीक है, यानी जब अगर हम किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यदि हम तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो बल जो है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होगा। फिर से इस नियम को समझ लीजिए कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत रहती हैं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, पहली उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर, दूसरी उंगली धारा की दिशा को, यानी मिडिल फिंगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, और इससे हमें इस बल की दिशा को ज्ञात करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई कि इस नियम के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जा रही है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित। फिर इस बल का मान F का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये देखा गया कि अगर किसी चालक तार को, कोई चालक तार है, किसी चालक तार को जिसकी लंबाई L है, तार की लंबाई L है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों इसी तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से ये बल रेखाएं दिखाई जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया गया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है B। तो यहां पर, और इसमें धारा अगर हम प्रवाहित करेंगे, I धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, और ये बात तो आप जान चुके हैं कि ये बल जो होगा
वो क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होगा इस तरह से। ठीक, तो अब यहां पर जो ये बल F है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर ऐसे मान लें कि इस पर बल F कार्य कर रहा है, तो ये बल F किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो पहली चीज कि बल F धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट का मान यानी धारा का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल भी बढ़ने लगेगा। यानी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे, इस तार पर जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल आरोपित हो रहा है उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बल F चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम बढ़ाते हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दें तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, इस पर लगने वाला बल अपने आप बढ़ने लगेगा। ठीक है। तीसरा बात है, बल F चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी चालक खंड यानी चालक तार जितना लंबा होगा, इस पर लगने वाला बल भी उतना ज्यादा होगा। चालक तार छोटा होगा, इस पर लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कोई चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर जो बल आरोपित हो रहा है वो बल तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो पहला, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और चालक तार की लंबाई। अब हम अगर इन तीनों को साथ में लेते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू I B L। ठीक, और यहां पर जो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो नियतांक जो रखा जाएगा उसकी वैल्यू यहां के लिए 1 है, तो F इज इक्वल टू I B L हमें मिला एक सूत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक तार, धारावाही चालक तार पर जो बल आरोपित होगा वो IBL यानी धारा, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए, लेकिन ये कब होगा? जब तार चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री के परपेंडिकुलर रखा होगा। अगर मान लो कि यहां पर ये कोण थीटा है, यानी जो तार है वो लंबवत ना होकर के किसी कोण पर रखा हुआ है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, यानी थीटा एंगल पर, तब यदि तार क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, तब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा। क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा। देखिए एक्चुअली हमें क्या चाहिए? लंबवत वाला चाहिए। यहां पर इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक इस दिशा में होगा और एक इस दिशा में होगा। ये चीज आप वेक्टर में पढ़ेंगे जो फर्स्ट ईयर में जाकर। तो इधर जो थीटा की तरफ का जो इसका वैल्यू होती है वो होता है cos थीटा, और जो ये लंबवत वाली होती है इसको साइन थीटा कहते हैं। तो हमें कौन सी चाहिए? हमें लंबवत वाली चाहिए ना। देखो यहां पर लंबवत वाली चाहिए थी, तो लंबवत वाली चाहिए, तो इसलिए यहां पर IBL साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहां पर किसी चालक तार को जब हम धारा प्रवाहित करते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
तो उस पर जो बल आरोपित होता है उस बल का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो यहां पर आपने सीख लिया। अच्छा बच्चों, यहां से एक चीज आपको और चीज पता चलती है कि अभी तक आपको B का कोई फार्मूला नहीं पता, अब आपको B का फार्मूला पता चल गया है। ये हो गया F/I/L, ठीक है। तो यहां से आप B का एक मात्रक भी निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अब यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए F का मात्रक है न्यूटन और I का मात्रक है क्या है, एम्पियर, और L का मात्रक है मीटर। यानी इसका जो मात्रक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसका एक मात्रक टेस्ला भी है, इसका मात्रक टेस्ला भी है। इसका छोटा मात्रक गॉस है, छोटा मात्रक ये है गॉस, ठीक। तो इस तरह से ये मात्रक आपको याद रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और ये फार्मूला भी याद रखिएगा कि B चुंबकीय क्षेत्र निकालने का F/I/L, ये भी फार्मूला है। अगर आपको बल दिया हुआ है, धारा और तार की लंबाई दी हुई है और चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछे तो आप इस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लोग कवर करते चलेंगे जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकें, बढ़िया से एब्जॉर्ब कर सकें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जो है, जो फार्मूला हमने बताया इन चीजों को याद रखते चले ताकि न्यूमेरिकल लगाने में आपको आसानी रहे। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।